नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग का सत्ता बाजार। सत्ता बाजार में आज क्या कुछ हो रहा है, उन घटनाओं को लेकर के, उन सूचनाओं को लेकर के मैं आपका मित्र विजेंद्र हाजिर हूं सत्ता बाजार में। मित्रों, सत्ता बाजार में आज मैं चर्चा हिंडन एयरबेस की नहीं कर रहा हूं। यह सत्ता बाजार में आज चर्चा हसीना की नहीं हो रही है। कई दिनों से हसीना भारत सरकार के गले पड़ी हुई थी। मोदी जी परेशान थे, सवालों से घिर रहे थे, और उस बीच में बांग्लादेश के सवाल, वक्फ बोर्ड के सवाल, ये सवाल तो सुलगते ही रहे हमारे यहाँ, और विपक्ष लगातार प्रहार करता रहा सरकार पर। लेकिन हिंडन एयरपोर्ट से मैं आपको बाहर निकाल रहा हूं, हिंडनबर्ग की बात कर रहा हूं। हिंडनबर्ग का रिसर्च ने भारत के आर्थिक जगत में तूफान पैदा कर लिया है, और यह आर्थिक जगत का मामला नहीं है। अब कोई भी सवाल, कोई भी जगत नॉन पॉलिटिकल नहीं है। सब कुछ, जब आप क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं और सहचर वित्तीय पूंजी बाजार की बात करते हैं, जिसको क्रोनिक कहते हैं, वहां कुछ भी बातें वह केवल सेगमेंट में नहीं रखी जा सकती है कि जो हिंडनबर्ग का जो रिसर्च है और जो नया रिपोर्ट सामने आया है, वह केवल आर्थिक जगत को ही प्रभावित कर रहा है, बल्कि भारत का जो सियासी संसार है, भारत का जो राजनीतिक जगत है, यह जगत भी जग गया है और लगातार विपक्ष प्रहार कर रहा है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद आपको लगता होगा कि क्या है, ये 3 दिनों से हिंडन एयरपोर्ट की चर्चा हो रही थी, अचानक जो है मीडिया में हिंडनबर्ग की चर्चा होने लग गई है। क्या है हिंडनबर्ग? मित्रों, हिंडनबर्ग आपको नेट एंडरसन नाम का व्यक्ति है, शेयर बाजार का उसको कीड़ा कह सकते हैं, शेयर बाजार का सबसे पेशेवर व्यक्ति है नेट एंडरसन। और नेट एंडरसन की ही यह कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। यह अमेरिका की कंपनी है, और यह 17 में, मुझे लगता है कि केवल 7 साल हुए हैं, और एंडरसन की यह कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और आपको पता है कि यह एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर आप समझते होंगे क्या है? शॉर्ट सेलर शेयर मार्केट का जो उछाल देखते होंगे, जो निफ्टी का, सेंसेक्स का, वो जो अगर तकनीकी शब्द आप समझते होंगे, तो कीबोर्ड पर बटन दाबते दाबते करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है। वह लोग घाटे में चले जाते हैं, लोग मुनाफे में चले जाते हैं। यह जो शॉर्ट सेलिंग है, शॉर्ट सेलिंग का मास्टरमाइंड नेट एंडरसन है। उसी की कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। और हिंडनबर्ग रिसर्च 17 में शुरू हुआ, 7 साल पूरे हुए, और अपने रिसर्च से यह कंपनी करती क्या है? यह कंपनी दुनिया के कारपोरेट जगत में जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं, और पूंजी का जो वारा न्यारा है, निवेश, नियोजन, और कहां कहां ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चलता है शेयर बाजार में, तो ये उस पर रिसर्च करती है कंपनी। भारत सरकार के खिलाफ में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बता दें आपको, बने रहिए हमारे साथ में, बहुत रोचक जानकारी मैं दे रहा हूं, जाइएगा कहीं नहीं। और केवल भारत, तो अभी रविशंकर प्रसाद का कुछ देर पहले, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे हैं, पटना के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस देश को अराजकता में ले जा रही है। मैं रविशंकर जी को कहना चाह रहा हूं,
कांग्रेस जो पहले भी कह रही थी वही बात आज भी कह रही है। लेकिन जब कांग्रेस पहले कह रही थी तो कांग्रेस की बातें अनसुनी हो जाती थी, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर था। विपक्ष के पास ताकत नहीं थी अपनी बात को मेन स्ट्रीम में रख सके। विपक्ष कोई सवाल खड़ा भी करता था तो सवाल ऐसे धुएं की तरह उड़ा दिए जाते थे मानो उसका कोई वजूद ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में विपक्ष जितना चिल्लाया वह चिल्लाहट नक्कार खाने में एक तूती की तरह ही रही। लेकिन जब वह हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया विपक्ष हमलावर हो गया है। और ऐसा नहीं केवल इसी रिपोर्ट पर हमलावर हुआ है। और यह भी बता दो कि नेट एंडरसन की जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, केवल भारत में भारत के आर्थिक जगत का कोई रिपोर्ट नहीं भेजा है, उसने कई कंपनियों की ऐसे तैसे कर दी है। और अफीरिया कंपनी को आप जानते होंगे, इस कंपनी के भीतर जो वित्तीय अनियमितता रही है इसका भी पोल इस कंपनी ने खोला। और परसिंग गोल्ड कंपनी, इसकी भी इन्होंने धज्जी उड़ाई। निकोला कंपनी की धज्जी उड़ाई। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी कंपनी की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। आखिर हिंडनबर्ग की क्या दुश्मनी हो सकती है अडानी से? बीच में अडानी, गौतम अडानी, उसका भाई विनोद अडानी, ये कई कई चेहरे सामने आ रहे हैं कि जो सेबी के इस रिसर्च में है क्या। इस रिसर्च में यह है जो वर्तमान सेबी प्रमुख है वह सेबी प्रमुख कोई सामान्य महिला नहीं है, उसका नाम माधवी है। और माधवी पुरी अभी जो है सेबी के प्रमुख है। और माधवी पुरी पर आरोप लगाया इस रिसर्च में। माधवी पुरी ने अडानी के साथ मिलकर के कई आर्थिक घोटाले का काम किया गया। अडानी को फायदा पहुंचाया गया है और वित्तीय अनियमितता बहुत बड़ी है। वह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्ग है, जो निवेश करते हैं, इसका क्या होगा अगर यह अनियमितता बढ़ी तो शेयर बाजार में अडानी से की जो जितनी कंपनियां हैं इसका भाव गिरेगा, लोगों के पैसे डूबेंगे। मित्रों, हर्षद मेहता की कहानी आप जानते होंगे। हजारों करोड़, 60,000 करोड़ का घोटाला था। अब तक के कल जो रिपोर्ट आई है, अब तक यह रिपोर्ट आ रही है कि 53,000 करोड़ का वारा न्यारा हो गया है। ये लॉस किसका है? इन्वेस्ट करने वालों का। आखिर क्या होगा? माधवी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और माधवी के पति हैं धवल। धवल पर भी आरोप है कि धवल धवल नहीं है। यद्यपि जो माधवी है वो दिल्ली स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट है, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी रही हैं। मुझे लगता है कि अपनी यात्रा में, जीवन यात्रा में माधवी बड़े बड़े पदों पर गई है। और माधवी के कारण ही आपको सहारा वाला जो मामला था कि 14,000 करोड़ रुपया जो आम लोगों का निवेश था, इस पर कार्रवाई करने का काम इसी माधवी ने किया। लेकिन माधवी अब आरोपों के घेरे में आ गई है। और माधवी अहमदाबाद से मैनेजमेंट आईआईएम की प्रोडक्ट रही है। सीधे तौर पर यह एक नेक्सस बन रहा है
मोदी, माधवी, अदानी और हिंडनबर्ग, ये तमाम प्रकार की कहानी चल रही है। मित्रों, इस कहानी के पीछे जो भारतीय जनता विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि अपने मित्र को लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार राहुल गांधी प्रहार कर रहा है सरकार पर। उस वक्त में राहुल गांधी कमजोर थे, लेकिन राहुल गांधी जब राजनीति में नए अवतार के रूप में आए, बड़ी बड़ी यात्रा करके बाहर आए, और जब राहुल गांधी के जीवन में जो राजनीतिक सरोकार स्वरूप लिया, निश्चित रूप से इस देश में राहुल गांधी की छवि एक जननायक की छवि बन गई है। राहुल गांधी लगातार 10 वर्षों से प्रहार कर रहे हैं। यह अंबानी और अदानी की सरकार है और देश हित को दांव पर लगाया जा रहा है। देश के संसाधनों को, जो गरीब गुरुओं के पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, और ये सारे पैसे अपने मित्र को खुश करने के लिए, अपने मित्र की तरक्की के लिए, उनके ही विकास के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 वर्षों में अदानी की जितनी ताकत मजबूत हुई है, उतनी ताकत कभी नहीं थी, ये अप्रत्याशित रूप से। और यह गंभीर आरोप रहा कि किस तरह से अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध नजर आई। अब यह सवाल तो विपक्ष का है, विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष का काम है जनता के हित में बात रखना, निवेशकों के हित में बात रखना। अब सरकार सफाई दे रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश को अराजकता में ले जा रही है। मित्रों, यह जो सवाल है, यह सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार समय दिया है कि निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता हुई है, जांच जारी है, कुछ केस और लंबित हैं जिसकी जांच जारी है। मित्रों, आपको मैं बताऊं कि अभी जो सेबी ने जो सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि मैं कितना ईमानदार हूं, और खारिज भी किया है। अभी माधवी, जो सेबी चेयरमैन, और उसके पति धवल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह जो मामला है, यह चरित्र हनन का मामला है, मानहानि का मामला है, भारत को अस्थिर करने का मामला है, सेबी को भी बदनाम करने का मामला है। और इन्होंने मामला भी दर्ज किया है, शो कॉज भी जारी किया है, और कई प्रकार के मामले। अब हिंडनबर्ग को भी जवाब देना है, पत्र वहां भी गया। अब हिंडनबर्ग जवाब देगा। यह तो 17-23 का विषय है। यह 23 में भी इसी तरह से धमाकेदार रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पेश किया। उस वक्त भी तहलका मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और जब जवाब देना था इनको, तो जवाब के बजाय एक रिपोर्ट का बम और फोड़ दिया। तहलका मचा हुआ है। और अब कोई छिपी हुई बात नहीं है, मामला परसेप्शन का है, और परसेप्शन भारत का और भारत के पॉलिटिक्स का यही है कि निश्चित रूप से यह सरकार कुछ घरानों और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश के जो बुनियादी सवाल हैं, इन बुनियादी सवाल को लेकर के यह सरकार संजीदा नहीं है। यह सरकार कुछ कर भी रही है, वह केवल एक कॉस्मेटिक चेंज है। निश्चित रूप से देश में विकास का एक टापू जैसा बन रहा है। अब टापू पर कितने लोग रहेंगे? मुट्ठी भर लोग ही रहेंगे। और जो इस विकास के बनते टापू से जो धकियाए हुए लोग हैं, जो बाहर किए गए लोग हैं, वे रोजगार के लिए परेशान हैं, रोजी के लिए परेशान हैं, स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, महंगाई का मार झेल रहे हैं। आजादी के बाद जो सवाल तब थे, वे सवाल समाधान तक पहुंचे नहीं। उन सवालों पर आज भी बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। उम्मीद थी इस हुक्मरान के आने के बाद जीवन यापन के प्रश्नों पर जो रखे हुए भारी पत्थर हैं, वे हटाए जा सकेंगे।
बहुत कुछ हुआ, बहुत बातें कही गई, एक स्वर्णिम भारत का उदय हो रहा है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है, या भारत विश्व गुरु होगा। आखिर भारत किस चरित्र को लेकर के विश्व गुरु होगा? वह क्या बेईमान चरित्र को लेकर के, घोटाले का दाग लेकर के? यह दागदार व्यक्तित्व गुरु कैसे हो सकता है? अब बीजेपी कह रही है कि यह सारा काम ये कांग्रेस का है, विपक्ष का है, विपक्ष देश को तोड़ना चाहता है। तो भैया, देश को तोड़ना चाहता है यह दल, विपक्षी पार्टी देश को तोड़ना चाहती है, तो विपक्षी पार्टी के पास कितनी संख्या है? मात्र 30 सीटों का अंतर है। तो विपक्षी पार्टियों को जो वोट देने वाले लोग हैं, क्या इन लोगों के भीतर देश प्रेम नहीं है? जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताया, जिसने कांग्रेस को लगभग 100 सीटें दी, जिसने अन्य दलों को जिताया, ये सारे जिताने वाले जो मतदाता हैं, जिन्होंने विपक्ष को वोट दिया, विपक्ष के सीटों में जिसने इजाफा कराया, क्या इनके जीवन में देश का कोई महत्व नहीं है? क्या ये देश प्रेमी नहीं है? मात्र 30 सीटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी बड़ी देशभक्त पार्टी हो जाएगी और 30 सीटें कम हो गई, ये सारे विपक्षी पार्टियां जो है वो देश को तोड़ना चाहती है। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर धुआं है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आग है। जस्टिफिकेशन जारी है सेवी प्रमुख की तरफ से भी, जस्टिफिकेशन जारी है भाजपा की तरफ से भी। विपक्ष तो हमलावर है ही। फिलहाल एक एंगल पर और हम बात करेंगे सत्ता बाजार में। मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग का और बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ उसमें कहीं न कहीं एक कनेक्शन है, अंतर संबंध है। निश्चित रूप से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय, खास करके अमेरिकन साम्राज्यवाद एक गिद्ध दृष्टि लेकर के भारत को देख रही है, कब्जा करना चाहती है। हसीना ने भी आरोप लगाया कि हम जब बंगाल की खाड़ी और अमेरिका को वहां जगह नहीं दी बंगाल की खाड़ी में, तो अमेरिका नाराज हो गया। अब वो अमेरिका नाराज हो गया, अगर अमेरिका बंगाल आजाद वही हुआ। आज अमेरिका प्रस्त जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है वो निश्चित रूप से, अगर हसीना कह रही है, हसीना ना भी कहती तब भी ये गंभीर सवाल था। यह केवल छात्र राजनीति नहीं थी, यह छात्र आंदोलन नहीं था। भारत को घेरने की साजिशें थी और उस साजिश का एक हिस्सा सफल हुआ। हसीना का भागना या हसीना का वहां रुकना, वहां का अत्याचार, इनका डिक्टेटरशिप, बांग्लादेश का अराजकता, ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश में जो है हसीना ने काम नहीं किया। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट, उसका जीडीपी एक मरता हुआ, एक विवश बांग्लादेश, बेकार, गरीबी, भुखमरी, सब कुछ बांग्लादेश में था। उस बांग्लादेश को हसीना जब बाहर निकालती है, ताकत देती है, निश्चित रूप से हसीना कोई दूध की धुली हुई नेता नहीं रही है। अराजकता रही है इनकी राजनीति में, डिक्टेटरशिप रहा है, असहमत लोगों को इन्होंने सजा दी, लेकिन बांग्लादेश को विकास के मार्ग पर लाने में हसीना की भूमिका कम नहीं थी। आखिर हसीना के खिलाफ में जनता भड़क कैसे गई? निश्चित रूप से बाहर की ताकतें काम कर रही थी। मामला केवल हसीना के भागने या रहने का नहीं है, मामला है भारत को घेरने का। हम एक ज्योग्राफिकल जो इंपीरियलिज्म है, इस ज्योग्राफिकल इंपीरियलिज्म का जो इम्पेंडिंग डेंजर है, हम उस मुहाने पर खड़े हैं और बांग्लादेश की घटनाएं यह साबित कर रही है। और बांग्लादेश के बाद जो एंडरसन की यह रिपोर्ट है, कहीं न कहीं यह भारतीय जनता पार्टी के इस तर्क में दम है कि भारत में अराजकता पैदा करने की गहरी साजिश हो रही है। माधवी, पुरी और अडानी ने कहीं देश हित का, आर्थिक हित का, निवेशकों के हित का अगर कहीं न कहीं इधर उधर किया है
तो सुप्रीम कोर्ट भारत की ताकतवर है, निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सरकार को तर्क ढूंढने के बजाय, विपक्ष को घेरने के बजाय सरकार को अपने परसेप्शन की चिंता करनी चाहिए। अगर किसी सरकार पर किसी कारपोरेट घराने के अंतर संबंध का और हित पहुंचाने का, हित साधने का आरोप लगता हो और देश की शेष जनता रोटी रोजगार के लिए हाहाकार करती हो, तो विपक्ष का चिल्लाना वाजिब है। नमस्कार, सत्ता बाजार में बने रहिए बाबा विजेंद्र के साथ में। हम फिर कल सत्ता बाजार में हम इन्हीं सवालों को लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।